नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 40 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 40 का जो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी जो राजधानी है वो अबू धाबी में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि यूएई की मुद्रा का नाम क्या है। कि संयुक्त अरब अमीरात जो देश है इसकी राजधानी तो अबू धाबी है, लेकिन यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ की मुद्रा का नाम है दिरहम। क्या नाम है? दिरहम। ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वियतनाम जो देश है उसकी राजधानी कहाँ पर है। तो वियतनाम देश की राजधानी का नाम है हनोई। क्या नाम है? हनोई। और वहाँ की जो मुद्रा का नाम है, वियतनाम की जो मुद्रा का नाम वो है डोंग। क्या नाम है? डोंग। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर आप भी एच पी टेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी कमीशन, एल टी टेट या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉन मेडिकल टेट, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7876145409। साथ में आपको इन बैचेज़ के साथ जो है वो फ्री हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं। ये बैच जो है मात्र आपके लिए 499 में अवेलेबल रहने वाले हैं। देखिए, अगर मैं कुछ अन्य देशों की बात करता हूँ, जैसे भूटान। भूटान देश की मुद्रा और राजधानी बहुत बार पूछी गई। भूटान देश की राजधानी का जो नाम है वो थिम्पू है, और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो न्यूगल ट्रम है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ईरान। ईरान बहुत बार पूछा गया है। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरान जो देश है, ईरान की जो राजधानी है उसका नाम है तेहरान। क्या नाम है? तेहरान। और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है उसका नाम है रियाल। इस बात को भी आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार आपसे एक बार तुर्की की राजधानी पूछी गई थी। तो तुर्की देश की, जिसका नाम अब तुर्की हो चुका है, तुर्की देश की कैपिटल का नाम अंकारा। क्या नाम है? अंकारा। और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो लीरा। अब हमारा भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनकी भी मुद्रा का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नेपाल में की जो राजधानी का नाम काठमांडू है, वहाँ पे रुपया चलता है। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम रुपया है, लेकिन पाकिस्तान की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? इस्लामाबाद। टेट परीक्षाओं में कभी कभार बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी का नाम। तो श्रीलंका की दो राजधानी है, एक है जयवर्धनपुरा कोटे, और श्रीलंका की मुद्रा का नाम भी क्या है? रुपया। तो याद रखना है, श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, एक कोलंबो है, दूसरी जयवर्धनापुरा कोटे है। इस बात को आपने याद रखना है। बांग्लादेश की भी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है, जबकि वहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम टका है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है। बहुत बार परीक्षा में अभी यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो यूक्रेन की कैपिटल का नाम आ सकता है। तो यूक्रेन की वॉर अब तो ख़त्म हो चुकी है रशिया के साथ, लेकिन फिर भी वो अभी भी चर्चाओं में है। तो यूक्रेन देश की जो राजधानी का नाम है वो क्या है? कीव है। और वहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो हिरविनिया है। तो हिरविनिया मुद्रा कहाँ की है? यूक्रेन देश की है। राजधानी का नाम क्या है? कीव है। अच्छा, अगर बात करते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी बहुत बार पूछी गई है। तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी का नाम है वियना। क्या नाम है? वियना। और अगर बात करें वहाँ की मुद्रा का, तो मुद्रा चलती है ऑस्ट्रिया में शिलिंग। क्या चलती है? शिलिंग। तो ये सारी आपको याद रखनी है। आयरलैंड की जरूर आप याद रखें। आयरलैंड की राजधानी का नाम है डबलिन। क्या बोलेंगे भाई? डबलिन। लेकिन वहाँ पे जो मुद्रा का नाम है भाई क्या है? पाउंड। तो सभी देशों की आपने टेट परीक्षाओं के लिए याद रखनी है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको परीक्षाओं के लिए बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोची उत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है। तो अगर गोची उत्सव की मैं बात करता हूँ, तो गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। गोची फेस्टिवल की अगर बात करें तो ये लाहौल स्पीति के केलोंग में जो है एक गुमरंग कोटी है, वहाँ पर जनवरी और फरवरी में आयोजित किया जाता है। तो इस बात को आपने याद रखना कि गोची फेस्टिवल लाहौल स्पीति में तो आयोजित होता है, लेकिन किस माह में? तो ये जो होता है वो जनवरी और फरवरी में ये वहाँ पर आयोजित किया जाता है। उसी प्रकार लाहौल स्पीति के कुछ और फेस्टिवल, जैसे कि आपका हालदा फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति के चंद्रा और भागा घाटी के जो लोग हैं उनके द्वारा लाहौल स्पीति में दिसंबर या जनवरी के माह में दिवाली की तरह वहाँ पर ये फेस्टिवल होता है, उसके लिए मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना। तो हालदा भी लाहौल स्पीति में और गोची भी लाहौल स्पीति में। अच्छा, एक सिसु मेला होता है। सिसु मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो सिसु मेला भी जो है वो लाहौल स्पीति में ही मनाया जाता है। सिसु मेले के अलावा एक पोरी मेला होता है। पोरी मेला भी आपके लाहौल स्पीति में ही लगता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, किन्नौर में कौन कौन से फेयर एंड फेस्टिवल्स होते हैं? तो किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में आपका क्यांग फेस्टिवल होता है, उख्यांग फेस्टिवल होता है, आपका तोशिम फेस्टिवल ये भी किन्नौर में होता है। आपका फुलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फुलेज जो है वो अशोज के या भादों के महीनों में मनाया जाता है, और ये भी किन्नौर जिले में ही मनाया जाता है। फुलेज फेस्टिवल भी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पर चंबा दिया है, चंबा की भी कुछ फेस्टिवल या मेलों की बात कर लेते हैं, फेयर फेस्टिवल की। तो बहुत बार मैं डिस्कस करता हूँ मिंजर मेला। मिंजर मेला चंबा में लगता है, और मिंजर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मक्के का फूल। क्या होता है? मक्के का फूल। तो मिंजर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मक्के का फूल होता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें जो मिंजर मेले की, तो मिंजर मेला जो है वो चंबा के चौगान मैदान में मनाया जाता है, और इस मेले को चंबा की राजा साहिल वर्मन के द्वारा शुरू किया गया था, इस बात को भी आपने याद रखना है। ये मेला जो है मिंजर मेला वो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ से थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक लगता है, मतलब कि अगस्त माह के आसपास ये मेला लगता है। अगर इस मेले की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है मिंजर मेला, चंबा का ये। अच्छा, चंबा के कुछ और मेले हैं, जैसे कि भरमौर जात्रा मेला। भरमौर जात्रा मेला ये भी चंबा में लगता है, किस माह में? अगस्त में लगता है। इसके अलावा छतराड़ी जात्रा मेला ये भी कहाँ लगता है? ये भी आपके चंबा में ही लगता है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आपको सीधे नंबर दिला सकते हैं। सिरमौर भी देख लेते हैं। अगर सिरमौर की मैं बात करूं तो सिरमौर में आपका रेणुका जी का मेला लगता है, जो कि दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना। तो सिरमौर के फेयर फेस्टिवल भी आपको याद रखना है। तो सिरमौर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपने सिर्फ इतना सीखा कि यहाँ पर जो है वो हरियाल्टी, बीशू, ये सब जो है वो कहाँ पे लगता है? सिरमौर में लगता है। तो सिरमौर के भी आपको याद रखना है। और बूढ़ा यहाँ का जो सबसे फेमस डांस है सिरमौर का, बूढ़ा और झूरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के लोकप्रिय ऑर्केस्ट्रा का नाम क्या है। तो हिमाचल प्रदेश का जो ऑर्केस्ट्रा बैंड है उसका नाम क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बन सकते। तो उसका नाम है हारमोनी ऑफ द पाइन्स। तो हारमोनी ऑफ द पाइन्स जो है वो हिमाचल प्रदेश की पुलिस ऑर्केस्ट्रा का है, जिन्होंने बहुत धूम मचाई थी, और अब धूम मचाए जा रहा है। उनको बहुत ऑफर्स भी आ रहे हैं बड़े बड़े स्टेज से। कलर्स टीवी पे उन्होंने बहुत बड़ा धमाल मचाया था। तो हारमोनी ऑफ द पाइन्स हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय बैंड का नाम है। अभी हिमाचल प्रदेश पुलिस कमांडो कांस्टेबल परीक्षा की भर्ती होने जा रही है। अगर आप भी हमारे बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपका भी कोई सगा संबंधी उन बैचेस की तैयारी कर रहा है, तो आप इस नंबर पे 7876145409, मतलब कि सेम नंबर पे आप उसका कॉन्टैक्ट हमसे करवा सकते हैं। देखिए, अगर मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की बात करूं, पुलिस ट्रेनिंग केंद्र की बात करूं, जहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा जो कि पुलिस में सिलेक्ट होंगे, तो ये है डरो में। कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? डरो। अब डरो कहाँ पड़ता है? तो डरो पड़ता है कांगड़ा में, इस बात को आपने याद रखना। डरो कहाँ पड़ता है? कांगड़ा में पड़ता है। उसी प्रकार एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश के डीजीपी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पहले कौन थे? संजय कुंडू। लेकिन संजय कुंडू के बाद अब वर्तमान में कौन बने? तो वो बने हैं अतुल वर्मा। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अतुल वर्मा क्या बने? तो अतुल वर्मा डीजीपी है। कहाँ के डीजीपी है? हिमाचल प्रदेश पुलिस के। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो डीजीपी है वो कौन है? वो है अतुल वर्मा जी, इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी? अगर बाबा काशीराम की बात करें तो इनको पहाड़ी गांधी की जो उपाधि दी गई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इनके द्वारा ही पहाड़ों का गांधी, पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम को किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। देखिए, अगर मैं बाबा काशीराम की बात करता हूँ तो इनको पहाड़ी गांधी के अलावा पहाड़ा दा बुलबुल भी कहा। तो पहाड़ा दा बुलबुल इनको सरोजनी नायडू, किसने कहा था? सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ने इनको पहाड़ा दा बुलबुल कहा था, इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो पहाड़ा दा बुलबुल इनको किसने कहा था? ये कहा था सरोजनी नायडू, और पहाड़ी गांधी कहा था इनको किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, इतनी ही बात नहीं करने वाले, क्योंकि एक क्वेश्चन से अगर इतनी बात करेंगे तो मज़ा नहीं आता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर हम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की, कहाँ से संबंध रखता है, तो ये एग्जैक्ट पूछा है। अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो कांगड़ा के डाडा सिबा। तो कांगड़ा जिले के डाडा सिबा से जो है बाबा काशीराम जो है वो संबंध रखते थे, इस बात को आपने याद रखना है। इन्होंने कसम खाई थी कि आज़ादी तक जो है वो काले कपड़े पहने थे, ये इन्होंने कसम खाई थी इस प्रकार की। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज़ादी तक काले कपड़े किसके द्वारा पहने गए थे? तो ये बाबा काशीराम के द्वारा ही पहने गए थे, जिनको पहाड़ी गांधी और बाबा काशी जिनको पहाड़ा दा बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा के लिए उठ सकता है। तो कविराज के नाम से पंडित पद्मदेव, सारे नाम आपको ध्यान से सुनने हैं। तो पंडित पद्मदेव को कविराज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी
फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो पहाड़ी फ्रंटियर गांधी है आपके भज्जूमल। तो भज्जूमल जो है वो पहाड़ी फ्रंटियर गांधी है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में सरदार ए जंग, तो सरदार ए जंग के नाम से किसको जाना जाता है? तो सरदार ए जंग के नाम से मेजर मेहर दास को जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया है महर्षि, हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को या हिमाचल में महर्षि के नाम से किसको उपनाम है? तो महर्षि जो कहा जाता है लोकप्रिय नाम वो निकोलस रोरी का है। उसी प्रकार अगर मैं शेर ए हिंद की बात करता हूँ तो श्री हरि सिंह को शेर ए हिंद हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है छोटी काशी के नाम से हिमाचल में किसको जाना जाता है? तो अगर छोटी काशी की बात करें तो छोटी काशी के नाम से मंडी को जाना जाता है। और अगर हिमाचल का वाराणसी की बात करते तो हिमाचल का वाराणसी भी मंडी को ही कहा जाता है। तो मंडी को छोटी काशी भी कहेंगे और हिमाचल की वाराणसी भी कहेंगे। उसी प्रकार लिटिल तिब्बत, बहुत बार पूछा गया लिटिल तिब्बत। लिटिल तिब्बत जो है वो लाहौल स्पीति को कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिनी लहासा की बात करते तो मिनी लहासा धर्मशाला को कहा जाता है। लैंड ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की घाटी, तो अंगूरों की भूमि जो है वो रिब्बा घाटी किन्नौर को कहा जाता है। उसी प्रकार आपका सिंधी गांधी, आपने पहाड़ी गांधी तो सीखा लेकिन सिंधी गांधी नहीं सीखा। तो सिंधी गांधी की बात करते हैं तो सिंधी गांधी कृष्णानंद स्वामी को जाना जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली है। शिव भूमि के नाम से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को जाना जाता है? तो शिव भूमि की बात करें तो शिव भूमि के नाम से भरमौर को जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैली ऑफ गॉड्स के नाम से कुल्लू घाटी को जाना जाता है। और लेक ऑफ मून चंद्रताल झील और लेक ऑफ सन सूरजताल झील को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन और बताता हूँ यहाँ से। पूछा जाता है कि गंदे पानी की झील, लेक ऑफ डर्टी वाटर, तो गंदे पानी की झील हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? कराली। कौन सी झील है? कराली झील। कराली झील को हिमाचल प्रदेश की गंदे पानी की झील कहा जाता है। उसी प्रकार आपका गुलमर्ग ऑफ हिमाचल एक बार पूछा गया था, तो गुलमर्ग ऑफ हिमाचल जो है वो कुफरी, किसको कहते हैं भाई? कुफरी को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन, ऐसी कौन सी झील है हिमाचल की जो कि स्लीपिंग वुमेन की तरह, सोई हुई स्त्री की तरह है? तो वो है रेणुका झील। कौन सी झील है भैया? रेणुका झील। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन है। अच्छा, अजान बाहू के नाम से किसको जाना जाता है? तो अजान बाहू और छत्रपति, दोनों नाम याद रखने, एक अजान बाहू और दूसरा छत्रपति। ये कहा जाता है राजा केहरी सिंह। तो राजा केहरी सिंह को अजान बाहू और छत्रपति दोनों नामों से जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अजान बाहू और छत्रपति के नाम से राजा केहरी सिंह बुशहर के राजा थे, इस बात को आपने। अच्छा, रिवर ऑफ सोरो भी आप याद रखो। दुख की दरिया किस नदी को कहा जाता है? तो दुख की दरिया, मैं सारे वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो टेट परीक्षा में आज तक आए हैं। तो दुख का दरिया स्वा नदी को कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर बात करें मोलाक पर्वत के नाम से, तो मोलाक पर्वत के नाम से धौलाधार पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन मुश्किल है, लेकिन उतना भी मुश्किल कि आपको ना आए कि वर्ष 2023-24 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर अनुमानित कितनी थी? तो ये 2023-24 की बात कर रहा है। तो 2023-24 की जो अनुमानित विकास दर थी वो 7.1% की लगभग 6.9 से 7.1% के आसपास थी। तो ऑप्शन सी आप बिल्कुल यहाँ पे सही कर सकते थे। अब आप सभी बताएंगे, अभी 2024-25 का बजट आया है, वैसे मैं अगली वीडियो में जो मेरी आएगी कमीशन की उसमें मैं कल वाले में बता दूंगा। अब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि 2024 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है हिमाचल प्रदेश की और ग्रोथ रेट कितनी है हिमाचल की 2024-25 के बजट में। तो ये सभी लोगों ने जो मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं सभी लोगों ने इसका आंसर देना है। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो फिर बात ठीक नहीं रहने वाली। अगला क्वेश्चन है कि सीरखड्ड हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? अच्छा, सीरखड्ड की बात करें तो सीरखड्ड जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। सीरखड्ड के अलावा, सीरखड्ड तो सतलुज की सहायक है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी रिवर्स है जो कि सतलुज की सहायक रिवर्स है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर मैं सतलुज की कुछ सहायक रिवर्स की बात करूं तो सीरखड्ड हो गया, ये सतलुज की सहायक है। अच्छा, इसके अलावा आपकी स्वान खड्ड हो गया, स्वां खड्ड हो गया, आपका नोगली खड्ड हो गया, तो नोगली खड्ड भी सतलुज की सहायक है, सिरखड्ड भी सतलुज की सहायक है, और स्वां खड्ड, तो स्वां खड्ड भी आपका जो है वो किसकी सहायक है? आपकी सतलुज की सहायक है। अब सतलुज नदी की कुछ सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। बसपा नदी जो है वो सतलुज की एक सहायक है। स्पीति नदी, ये भी सतलुज की सहायक है। आपकी भावा नदी होगी, आपकी नोटी नदी होगी,
अमला बिमला नदी होगी, ये सभी जो है वो किसकी सहायक है? सतलुज नदी की सहायक नदियाँ है। अच्छा, नोगली खड्ड हो गया, एक अली खड्ड है, अली खड्ड किसकी सहायक है? तो अली खड्ड भी सतलुज की सहायक है। इसके अलावा अगर मैं सतलुज की पूरी ही बता देता हूँ तो स्पीति हो गया, रोपा हो गया, तैंती हो गया, कशांग हो गया, मूलगांव हो गया, यूला हो गया, वांगर हो गया, ये सारी की सारी रिवर्स जो है वो सतलुज की सहायक नदियाँ हैं और ये बार बार जो है ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये वो वीडियोज़ है जो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन परीक्षाओं में, अब एक बच्चा मेरे को कमेंट करके बोल रहा था कि सर बहुत सारे क्वेश्चन मत कराया करो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन करवाने होते हैं। अगर हम इन क्वेश्चन को करवाएंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में रिपीट होगी एक क्वेश्चन से, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आएगी। सतलुज की बात करें, हिमाचल की सबसे लंबी नदी, कितनी लंबी? 320 किलोमीटर बहती है। अच्छा, अगर सतलुज की वैदिक नाम की बात करें तो इसका जो वैदिक नाम है वो क्या नाम है? शतुद्री। शतुद्री इसका वैदिक नाम है। उसी प्रकार व्यास, व्यास का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया। इस बात को आपने याद रखना। अगर यमुना, रावी ऑप्शन में दिया है, रावी की बात करें तो रावी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषिणी। क्या नाम है? पुरुषिणी। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार यमुना, यमुना का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है। क्या नाम है? कालिंदी है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो अगर ब्यास की सहायक नदियों की बात करते हैं तो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सुन लो। पार्वती व्यास की सहायक है, मलाना व्यास की सहायक है, सोलंग व्यास की सहायक है, फोजल व्यास की सहायक है, सरवरी व्यास की सहायक है, लूणी हो गया, हंसा हो गया, सुकेती हो गया, आपकी इसके अलावा जीवनी हो गया, सोन हो गया, ये सारी की सारी ब्यास नदी की सहायक नदियाँ है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय वो हिमाचली। देखिए, गर्व की बात है, तो ये मिला था किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा को। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत सबसे पहले पूरे भारत में जो है वो परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। इन्होंने 1947 में पाकिस्तान के साथ जो वॉर लड़ी थी, उस वॉर को लड़ने के लिए जो है इनको परमवीर चक्र दिया गया था। कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये कांगड़ा से संबंध रखते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा जी। अच्छा, मेजर सोमनाथ शर्मा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जीवित रहते हुए सबसे पहले किसको परमवीर चक्र मिला? परमवीर चक्र वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार भारतीय सेना में माना जाता है। तो सबसे पहले मिला था करमबीर सिंह को। तो जीवित रहते हुए सबसे पहले करमबीर सिंह को मिला था। लेकिन हिमाचल में कितने लोगों को आज तक ये मिल चुका है? क्वेश्चन ये भी बनता है। तो देखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला, राइफलमैन संजय कुमार। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत मिला, मेजर सोमनाथ शर्मा को भी मरणोपरांत मिला, लेकिन राइफलमैन संजय कुमार को जीवित रहते हुए मिला। 1999 में इन्होंने कारगिल युद्ध में अदम्य साहस के लिए इनको मिला था। और इनको क्यों मिला था? 1947 में जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी ना, उसके लिए इनको मिला था। मेजर धन सिंह थापा किससे संबंधित? तो 1962 में जो इंडो चीन वॉर हुई थी, उसके लिए इनको मिला था। उसी प्रकार आपका एक अशोक चक्र है। अशोक चक्र की बात करते हैं। अशोक चक्र भी वीरता के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। ये सबसे पहले जो है हवलदार बचित्तर सिंह को मिला और इनके साथ मिला था नर बहादुर थापा को। इन दोनों को मिला अशोक चक्र। बहुत बार टेट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन आता है कि अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला। तो अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला नीरजा भनोट। नीरजा भनोट की बात करें तो ये इनको मरणोपरांत जो है वो ये पुरस्कार मिला था। ये सारे पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किस साहित्य में दिया गया था? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में यार ज़रूर लिखें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।